नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पिछली कक्षा में जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण विचारधारा उदारवाद के बारे में बात कर रहे थे। और हमने जाना कि उदारवाद किस स्थिति में विचारधारा के रूप में सामने आता है, विद्वानों ने उसको किस तरह से परिभाषित किया है, उदारवाद के उदय विकास में कौन सी परिस्थितियाँ, कौन से कारण महत्वपूर्ण रहे, और उदारवाद की मूल सिद्धांत क्या है, मूल मान्यताएं क्या हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम उदारवाद के जो विभिन्न रूप हैं, मोटे तौर पर इसका क्लासिफिकेशन दो ही रूप बताए जाते हैं, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। परंपरागत उदारवाद जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहा जाता है, चिरसम्मत उदारवाद उसको कहते हैं। और शुरू में उदारवाद का जो रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ उसे क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है, चिरसम्मत या परंपरागत उदारवाद, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसको नकारात्मक उदारवाद की संज्ञा दी। ये व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा की मांग तक सीमित था और बाद में आर्थिक, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न इसके कार्यक्षेत्र में आ गए। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, कार्य व्यापार की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया गया। इंग्लैंड में जो 1688 में गौरवमयी क्रांति हुई थी उसका जॉन लॉक ने जोरदार समर्थन किया था। और लॉक के राजदर्शन में जब हम पढ़ते हैं तो व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को ही सर्वोपरि माना गया है। फ्रांस की राज्य क्रांति को मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो के विचारों से प्रेरणा मिली और 1776 में अमेरिका के उपनिवेशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन सभी बातों का मिलाजुला प्रभाव यह था कि यूरोप और अमेरिका में उदारवाद और लोकतंत्रवाद पनपा और लॉक, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, जेफरसन ने राजाओं के जो निरंकुश शक्तियाँ थी या निरंकुशता थी उस पर कड़ा प्रहार किया उन्होंने। और मनुष्य के जो कुछ खास विशेषाधिकार थे, यानी जीवन का अधिकार है, नागरिक, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जो था, इस पर उन्होंने विशेष बल दिया। सीधे सरल शब्दों में यदि कहें तो परंपरागत उदारवादियों ने राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत सीमित रखा। उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है, अपराधियों को दंड देना है। बाकी सभी बातों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह शिक्षा, कृषि, व्यापार, अन्य बातों पर नियंत्रण रखे, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक इंटरफेरेंस होता है, अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। दूसरे शब्दों में परंपरागत उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है हस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप का अभाव। और इन चिरसम्मत उदारवादियों में, या कहें कि क्लासिकल लिबरलिज्म या परंपरागत उदारवाद के जो समर्थक विचारक हैं उनमें जॉन लॉक हैं, एडम स्मिथ हैं, जेरेमी बेंथम हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जॉन लॉक को तो जो 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक था उसे उदारवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद का जनक कहें या उदारवाद की आत्मा, जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक के सारे जो विचार हैं, उदारवाद की जो मुख्य मान्यताएं हैं, उनके साथ निकट रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे मनुष्य की तर्कशील, विवेकशील प्राणी मानने की बात हो,
इसी प्रकार इतिहास के बजाय मनुष्य की तर्क बुद्धि विवेक को सारे चिंतन का आधार वो मानता था। वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देता था। उसने जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। निजी संपत्ति को व्यक्ति के अधिकारों का सार तत्व मानता था। इसी प्रकार वह अनुबंध समझौते को राजनीतिक सत्ता का न्यायिक अधिकार मानता था। और जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, ऐसा कृत्रिम उपकरण मानता था उसको, वो मनुष्यों की सुविधा के लिए वो बनाया गया है। राजनीतिक सत्ता के बारे में यदि बात करें तो शासन पर दो निबंध उसने जो लेख लिखा है, पुस्तक लिखी है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, उसमें लाक ने राजशक्ति के दैवी अधिकार का खंडन किया है इसने। और सरकारी सत्ता का जो स्वरूप है उसको एक ट्रस्ट या धरोहर के रूप में उसने माना है। और लाक जो है राज्य या शासन का जो पैतृक आधार था उसका खंडन किया और उसने कहा कि मनुष्यों की स्वतंत्रता को कायम रखना राज्य का कर्तव्य है। इस तरह से एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उसने आर्थिक मानव की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की और कहा कि व्यक्ति में व्यापार की एक सहज प्रवृत्ति पाई जाती है ताकि वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। इसके साथ ही एडम स्मिथ ने उद्योग व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता कहा है और सरकार को उद्योग व्यापार में हस्तक्षेप की नीति के अनुसरण की नीति का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि सरकार के केवल 3 ही कार्य हैं: विदेशी आक्रमणों से राष्ट्र की रक्षा करना, न्याय का प्रवर्तन करना और सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कार्य सरकारों के द्वारा किए जाने चाहिए। इसी प्रकार बेंथम भी एक उदारवादी विचारक के रूप में है। वो हालांकि लाक के जो प्राकृतिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट था उसको काल्पनिक सिद्धांत कहकर उसने उपयोगितावादी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसका तर्क ये था कि सार्वजनिक नीति जब बनाई जाए तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार या कसौटी होनी चाहिए कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की सिद्धि हो। और विधि निर्माण में भी इसी सूत्र को आधार वाक्य बनाना चाहिए। इस तरह बेंथम भी हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का वो समर्थन करते हैं। एक और परंपरागत विचार उदारवादी हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने भी बहुत ही अनोखे तर्क देकर न्यूनतम शासन के सिद्धांत का समर्थन किया है। स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति तो कॉन्ट्रैक्ट से मानी, यानी समझौते से मानी, जैसे किसी सीमित दायित्व कंपनी की होती है, परंतु उसने समाज की संकल्पना जो है एक जीवित प्राणी के रूप में की जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। और एक सूत्र वाक्य जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जीवन संघर्ष में योग्यतम की विजय, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको आधार बनाकर स्पेंसर ने ये अपना विचार प्रस्तुत किया कि राज्य को और समाज को दीन दुखियों की सहायता के प्रयत्न सामाजिक विकास में बाधक होंगे और ऐसे प्रयत्न निंदनीय हैं। स्पेंसर के विचार से प्रगति का अर्थ यह है कि जीवन संघर्ष में जो लोग पिछड़ जाते हैं उन्हें मर खप जाने दिया जाना चाहिए और जो संघर्ष में विजयी रहते हैं वही जीने के हकदारी हैं। तो ये एक परंपरागत उदारवादी विचार जो जिसको नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है वो हमारे सामने आता है। दूसरा है आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। इसको सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
जो ये परंपरागत उदारवाद था उसकी मान्यताओं में कुछ परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, और ख़ास तौर पर ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवाद स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष से अपना ध्यान हटाकर सकारात्मक पक्ष पर बल देने शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति की जो औपचारिक स्वतंत्रताएं होती हैं, फॉर्मल लिबर्टीज, उसके साथ साथ वो तात्विक स्वतंत्रताओं को अपना लक्ष्य बनाता है। औपचारिक स्वतंत्रता क्या होती हैं? उसमें उसकी व्याख्या प्रतिबंध के अभाव के रूप में की जाती है कि राज्य को जिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना इत्यादि औपचारिक स्वतंत्रता के विचार क्षेत्र में आते हैं। जो सब्सटेंटिव लिबर्टी होती है, तात्विक स्वतंत्रता, उसमें अवसर और अधिकार के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है कि व्यक्ति के आत्म विकास के लिए जो आवश्यक हों वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, काम का अधिकार, ये तात्विक स्वतंत्रता के कार्य क्षेत्र में आते हैं। कहने का मतलब है कि जो परंपरागत उदारवाद था वो केवल नकारात्मक कार्य क्षेत्र मानता था, राज्य का हस्तक्षेप के सिद्धांत का पैरोकार था। इसके विपरीत जो सकारात्मक उदारवाद है उसका ये मानना है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित और संतुलित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका यानी पॉजिटिव रोल निभाना चाहिए, और आगे चलकर ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित होता है। और इसके जो प्रतिनिधि समर्थक विचारक हैं उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हाबाउस, एच.जे. लास्की, आर.एम. मैकाइवर, ये विचारक हमारे सामने आते हैं। टी.एच. ग्रीन ने 1880 में एक पुस्तक उन्होंने लिखी और उसमें स्वतंत्रता का सही अर्थ, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, गरीबी दूर करने के लिए राज्य यदि कोई कानून बनाता है तो उससे स्वतंत्रता में कमी न होकर वृद्धि होती है। 20वीं शताब्दी में समाजवाद का प्रसार हुआ और लोगों का ध्यान आर्थिक विषमता की ओर गया और इससे उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन आया। इसमें खासतौर पर लास्की, मैकाइवर और हाबाउस ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया और उन्होंने गरीबी के उन्मूलन के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराया। अमेरिका में 1932 के बाद आर्थिक संकट का सामना करने के लिए एक नया कार्यक्रम, न्यू डील प्रोग्राम अपनाया गया और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य बेरोजगारों को काम देने का, व्यापार, कृषि के विकास की योजनाएं, कीमतों को स्थिर रखना और ऐसे कानून बनाए जाएं जो उद्योगपतियों और पूंजीपति जो हैं वो श्रमिकों का शोषण ना कर सकें। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया और आगे चलकर लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो जो सकारात्मक उदारवादी हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित संतुलित करने के लिए राज्य को जो है सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो भी सकारात्मक उदारवाद की ही महत्वपूर्ण देन है और विशेषकर 1940 के दशक में जो उदारवादी लेखक हैं उनकी रचनाओं में कल्याणकारी राज्य की काफ़ी चर्चा रही है और इनका ये मानना है कि राज्य की जो भूमिका है वो केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जितने भी आयाम हैं वो सारे आयाम राज्य के कार्य क्षेत्र में आएंगे
यानी जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि सभी उसके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। जहाँ तक समकालीन उदारवाद की बात है तो उसमें समकालीन उदारवाद के जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति की नकारात्मक संरचना पर ही बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराने के लिए एक नया आधार प्रस्तुत करते हैं। उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद और नव उदारवाद की श्रेणी में रखा जाता है तथा जो सिद्धांत व्यक्ति की सकारात्मक संरचना को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं उन्हें समतावाद की संज्ञा दी गई है। स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म जो है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अतः उन्होंने उदारवादी चिंतन में हस्तक्षेपवादी दर्शन को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और स्वतंत्रता या लिबर्टी के प्रति उनका जो लगाव फिर से जागा था उसे कोई नया नाम ने देना उन्होंने उचित नहीं समझा और लिबर्टी से जुड़े पुराने शब्द यानी लिबरलिज्म के विचार क्षेत्र में विस्तृत विनियमन को स्वीकार करने की गुंजाइश उसमें दिखाने लगी और एक नया वर्ड लिबर्टेरियनिज्म अर्थात स्वेच्छातंत्रवाद का शब्द का प्रयोग हुआ। और स्वेच्छातंत्रवाद जो है व्यक्ति की पूर्ण स्वायत्तता और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। स्वेच्छातंत्रवाद ये मांग करता है कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धि का पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधियों को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्त कर देना चाहिए। और इसके जो समर्थक विचारक हैं उसमें आइजिया बर्लिन है, एफ.ए. हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन है और रॉबर्ट नोजिक हैं। ये अपने अलग अलग विचार से यही समर्थन करते हैं कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के पूर्ण अवसर देने के लिए उसकी आर्थिक गतिविधियों पे सभी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं वो समाप्त कर देने चाहिए। जहाँ तक नव उदारवाद की बात है तो उसकी बुनियादी मान्यताएं भी स्वेच्छातंत्रवाद से ही मिलती जुलती हैं और ये सिद्धांत समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से अपनाने की मांग करता है। नव उदारवाद के पक्षधर राज्य के दूर दूर फैले हुए जो कार्य क्षेत्र है उसको समेटने की बात करते हैं, रोलिंग बैक द स्टेट। और ये विचारधारा 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेषकर उभर कर आई और समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया गया: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। LPG की नीति कहा जाता है इनको। उदारीकरण के समर्थक यही कहते हैं कि राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ाने से व्यक्ति स्वयं परिश्रम से विमुख हो जाता है और राज्य के संसाधनों पर भी जरूरत से ज़्यादा बोझ पड़ता है। तो आर्थिक गतिविधियों की कार्यकुशलता और उससे मिलने वाले लाभ में वृद्धि के लिए सरकारी प्रतिबंध और नियंत्रण हटा देने चाहिए। निजीकरण का तो नाम से ही जाहिर है कि किसी विशेष वस्तु या सेवाओं के जो उत्पादन वितरण है वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर उसका नियंत्रण निजी और गैर सरकारी क्षेत्र में उसकी अनुमति दे देनी चाहिए। तो ये 3 प्रमुख नीतियों पर बल दिया जाने लगा। एक और सिद्धांत है वो समतावाद। समतावाद ने स्वेच्छातंत्रवाद की त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान खींचा है और वो एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन, वंचित वर्गों को भी अपनी स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त
अवसर मिलने चाहिए। समतावाद समाज के सब मनुष्यों को एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ मानता है, जिसमें मजबूत कड़ियाँ कमज़ोर कड़ियों की हालत से अछूती या अप्रभावित नहीं रह सकती। और इसमें दो विचारक सामने आते हैं, सीबी मैकफर्सन और जॉन रॉल्स। इनका और विशेषकर जॉन रॉल्स का ये मानना है कि सुखी लोगों के सुख को कितना भी बढ़ा दिया जाए, दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। रॉल्स इस बात पर जोर देते हैं कि न्याय की जो समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या से है। और ये प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं? अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, अवसर, आय, संपदा, आत्मसम्मान के साधन। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। मैकफर्सन